नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो सीटेट वाला एग्ज़ाम होगा, तो टीजीटी या पीआरटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। तो आज की वीडियो में जो ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपके दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, टीजीटी या पीआरटी में, आपका कोई सभी एग्जाम हो। क्योंकि जो पैडागोजी जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और यहीं से सबसे नंबर जो है कटते भी है एग्जाम में और बनते भी हैं, क्योंकि ये आसान भी होती है अगर एक बार ये समझ में आ जाए। तो पैडागोजी बेस आधारित होता है आपका सीटेट का एग्ज़ाम। अगर आपकी पैडागोजी अच्छी है तो आप इसको आसानी से हल कर लोगे, क्योंकि जो आपका भाग है संस्कृत वाला, उसमें भी पैडागोजी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा गद्यांश पद्यांश है वो भी आते हैं। तो पहले हम पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में फिर आपका गद्यांश पद्यांश वाला जो भाग है वो हमारा रहेगा। और इससे पहले के क्वेश्चन हमने जो है इससे पहले वाली वीडियो में किए थे, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, तो उसमें जाकर जो आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है अलग-अलग वर्षों में आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपकी बार जो है यहाँ पर एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जो है यहाँ से आए हुए थे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बतलाया था कि कौन-कौन से क्वेश्चन जो है सेम के सेम ऐसे ही एस्टेट के एग्ज़ाम में भी दे दिए गए हैं अब की बार। तो क्वेश्चन वही होते हैं, उनको घुमा फिरा कर अलग-अलग वर्षों में, अलग-अलग राज्यों में एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है, भाष्य संलग्नतायाः अर्थास्ति। अब शिक्षका छात्रस्य कार्यं कुर्वन्ति, छात्रस्य उद्देश्यं भाष्यं कुर्वन्ति, छात्र तथा अध्यापकः व्याकरणनियमेषु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति, छात्रस्य प्रयासं भाषाध्वनिनियमाः शिक्षन्ति। तो भाषाया से है संलग्नतायाः अर्थ है। क्या मतलब है इसका? अब ये हमने कारक जब किए थे उस समय भी आपको बतलाया था, सहसाकम सार्धम समम जो होता है उनके साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये तो चलो व्याकरण है, लेकिन यहाँ पर हम पेडागोजी कर रहे हैं तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद जो होता है अनुवादी है ये भी। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ था ऑप्शन बी वाला, छात्रया सवदेशम भाष्यम कुर्वन्ति। मतलब भाषा के साथ संलग्नता से छात्र सवदेशीय भाषा के कार्य को करता है। भाषा विकास ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। नवजात शिशु बिना किसी भाषा में जन्म लेता है, किंतु मात्र 10 मास में ही बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो गया है। हो जाता है। और भाषा के विकास को सीखने की साधारण प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ना माना जाता है, जिसमें भाषा को भाषाई इनपुट से शब्दों, अर्थ, शब्दों के प्रयोग और बोलने का उपयोग होता है। तो भाषा के साथ संलग्नता का जो मतलब था यहाँ पर छात्रों का स्वदेशीय भाषा के कार्य को करना है। मतलब भाषा के साथ संलग्नता से छात्र स्व-उद्देश्य भाषा के कार्य को करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखितेन केन छात्रस्य स्व-उद्देश्यं भाषाया प्रयोगं कुर्वन्ति। अप्रमाणिक कविताया अभ्यासया पाठ्य उद्वाचनेन। तो केन छात्रस्य उद्देश्यं भाषाया प्रयोगं कुर्वन्ति, जो कि ऑप्शन 1 में है, मतलब प्रमाणिक कार्यों के साथ। तो उपयुक्त प्रमाणित कार्य के लिए छात्र स्व-उद्देश्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा एक शिक्षण एक प्रक्रिया है, जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाया जाए, जिससे बालक भाषा का समझ के साथ प्रयोग करना सीख सके। बच्चों की भाषा को उसके समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भाषा जो शिक्षण है, इसको जरूरी माना गया है। इसके बाद है, श्रोति घटनानां सूचनार्थं पत्रिकां पठति, तस्याः पठनं किं कथ्यते। विहंगम दृष्टिपातेन स्व-उद्देश्यं पठनं मनोरंजनाय पठनं परिवीक्षणम्। तो श्रुतिः घटनानां सूचनार्थं पत्रिकां पठति, तस्या पठनं किं कथ्यते। क्या कहा गया उसको? परिवीक्षणम्, मतलब स्कैनिंग। श्रुति घटनानां सूचनार्थम, तो सुनी घटनाओं की सूचना पत्रिका में पढ़ते हैं, उसे पढ़ने को परिवीक्षण कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है, लेखने भाषणे च प्रयुक्तः शब्दः कथ्यन्ते। अब निष्क्रिय शब्दावली, प्रयोगे शब्दावली, सक्रिय शब्दावली या उद्देश्यपूर्ण शब्दावली। तो लेखने भाषणे च प्रयुक्तः शब्दः कथ्यन्ते, तो उनको क्या कहा गया है? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला बनेगा। तो लेखने भाषणे च प्रयुक्तः क्रिया शब्दावली ही
शब्दाकथ्यन्ते, मतलब लिखने और बोलने में प्रयुक्त शब्द को क्रिया शब्दावली कहते हैं। बोलना साक्षरता का आधार भी है और छोटे बच्चे पढ़ना और लिखना शुरू करने से पहले ही अच्छी तरह से सुनने और बोलने लगते हैं। बोलकर वे अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं, वस्तुओं के बारे में जान भी सकते हैं। तो इसी कारण से माना गया था क्रिया शब्दावली सप्ताह। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखितेषु किं संज्ञानात्मक शैक्षणिक क्षमता अस्ति। क्या है संज्ञानात्मक शैक्षणिक क्षमता? जन्म दिवस अन्ते दैनिकी लेखनम, जलवायु परिवर्तनस्य जीवने प्रभावः इत्यस्मिन् विषये समाचारपत्रलेखनस्य लेखनम, समीपस्थनगरे मनोरञ्जन उद्याने पर्यटनस्य विषये सहपाठिभिः वार्तालापः, या कस्मिंश्चित् भोजनालये भोजनादेशाय भोजनसूचेः अध्ययनम्। तो संज्ञानात्मक शैक्षिक क्षमता क्या है? तो ये माना गया था जो कि ऑप्शन बी में है, जलवायु परिवर्तनस्य जनजीवने प्रभावः इत्यस्मिन् विषये समाचारपत्राय लेखस्य लेखनम, संज्ञानात्मक शैक्षिक क्षमता। तो जलवायु परिवर्तन का जनजीवन पर प्रभाव इस विषय का समाचार पत्र के माध्यम से शैक्षिक क्षमता में संज्ञानात्मक ज्ञान से है। नेक्स्ट आ जाता है लेखनस्य प्रक्रिया पद्धतिं सुंदर लेखनाय किमर्थम् आदर्श पद्धति रूपेण यूयं मन्युध्वम्। प्रक्रिया पद्धति ही छात्रान् सज्जीकरणेन विना एव तत्कालेव भाषितुं योग्यान् करोति। लेखन योग्यताया परीक्षितुं प्रक्रिया पद्धति एकवारस्य उत्पादनमेव भवति। छात्राणां लेखनाय प्रक्रिया पद्धति उच्च स्तरीय भाषा योग्यताया परीक्ष्यते और प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखनस्य विकासे भविष्य अवस्थासु गंतुम छात्रान् सक्षमान करोति। मतलब यहाँ पर लेखन पद्धति जो है सुंदर लेख के लिए किमर्थम आदर्श पद्धति रूपेण यूयं मन्युः, तो जो कि ऑप्शन डी में बतलाया गया था। प्रक्रिया पद्धति ही उत्कृष्ट लेखनस्य विकासाय बहुषु अवस्थासु गंतुम छात्रान् सक्षमान करोति। मतलब लेखन की प्रक्रिया पद्धति में सुंदर लेखन के लिए, उत्कृष्ट लेखन के विकास के लिए अनेक अवस्थाओं में जाकर छात्रों को सक्षम बनाने में आदर्श लेखन पद्धति के लिए सभी का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादान आधारितं कार्यमस्ति। छात्राः राजनैतिक विषये समाचारं पठन्ति, अनुच्छेदलेखनाय विचाराणां संकलनाय छात्राः समूहे कार्यं कुर्वन्ति, चित्राणां क्रमानुसारं प्रक्रियावर्णनाय चिन्तनं प्रक्रिया पद्धतिम् अनुकुर्वन्ति, समाचारपत्रे छात्राः लेखं लिखन्ति। तो क्या आएगा यहाँ पर? भाषा शिक्षण उत्पादन आधारित कार्यक्रम कौन सा इसमें यहाँ पर माना गया था? तो यहाँ पर था ये वाला ऑप्शन डी वाला, प्रक्रिया पद्धतिम् अनुकुर्वन्ति समाचारपत्रे छात्राः लेखं लिखन्ति। तो भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारितम, मतलब भाषा जो शिक्षण है उसके लिए उत्पादन आधारित कार्य यह है कि प्रक्रिया पद्धति का अनुकरण करके समाचार पत्र पर छात्र लेख को लिखते हैं। उत्पादन आधारित शिक्षण निश्चित वाक्यगत नियमों के मिश्रण के रूप में देखा जाता है और यह भाषा का एक पहलू है। भाषा का दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू वह है जहां भाषा बच्चे के व्यक्तित्व को रचने का काम करती है। वास्तव में पूरी शिक्षा की जमीन तैयार करने में भाषा की आधारभूत भूमिका होती है और इस जमीन को सुदृढ़ बनाना भी भाषा शिक्षण का ही काम है। इसके बाद है व्याकरणस्य अध्यापन संदर्भे किम कथनम असत्यम अस्ति। असत्यम भी आ सकता है, असाधु भी आ सकता है, सम्यक नास्ति। तो ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची जो आपको देखने को मिल सकते हैं। बात वही है नेगेटिव वाली, नहीं में पूछा गया है। अध्ययनस्य स्त्रोत्ररूपेण पाठ्यपुस्तकानां प्रयोग, भाषा कार्य छात्रस्य दोषपूर्ण भाषा उदाहरणानां प्रयोग, शब्दानां तथा संरचनाय प्रदर्शनाय चित्राणाम उपयोग, अध्यापन विषय उदाहरणानां वाक्य रूपे प्रयोग। तो कौन सा सत्य है यहाँ पर? यही ऑप्शन सी वाला, शब्दानाम तथा संरचनायाः प्रदर्शनाय चित्राणाम उपयोग है। मतलब व्याकरण के अध्यापन संदर्भ में शब्दों की संरचना और प्रदर्शन के लिए चित्र का उपयोग होता है और ये कथन असत्य है। डेन जो है उनके अनुसार सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई
पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। व्याकरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक, संदर्भगत विविध उदाहरण इत्यादि शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो गलत यहाँ पर पूछा गया था असत्यम। तो बाकी और ठीक है। अध्ययन से स्तोत्र रूपेण पाठ्य पुस्तक का नाम प्रयोग, भाषण कार्य छात्र से दोषपूर्ण भाषा उदाहरण नाम प्रयोग और अध्यापन विषय से उदाहरण नाम वाक्य रूपे प्रयोग। इसके बाद है भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। कौन सा एक अलग है इसमें? प्रत्येकम भाषाया लिपि भवति, भाषार्थम लिपि अनिवार्या नास्ति, प्रत्येकम भाषा व्याकरणम अस्ति, भाषा मुख्यतः भाष्यते। तो एक सही नहीं है कि प्रत्येक भाषा लिपि भवति। तो भाषा के संदर्भ में उपरोक्त में प्रत्येक भाषा लिपि सत्य नहीं है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा के लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें हैं। भाषा वो चीज है जो बोली जाती है, लिखने को ही तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। तो इसी कारण से जो ऑप्शन ए को माना गया है। इसके बाद भाषा शिक्षण परीक्षण व कस्मिंश्चित् पाठे यदि प्रत्येकं षष्ठः शब्द लुप्यते एतत् कार्यं किं कथ्यते। भाषा शिक्षण परीक्षण व कस्मिंश्चित् पाठे यदि प्रत्येकं षष्ठ शब्द लुप्यते। श्रुतलेखम शब्दलोप, व्याकरण से अंतःप्रविष्टि अधिक स्थान पूर्ति ही। क्या कहा गया उसको? शब्दलोप है। मतलब भाषा शिक्षण के परीक्षण में किसी भी पाठ में यदि प्रत्येक छठा शब्द लुप्त है तो यह कार्य शब्दलोप कहा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। कौन सा है शिक्षण का मूल्यांकन? परियोजना कार्यम तथा दत्त कार्यम, साप्ताहिक परीक्षा तथा मासिक परीक्षा, निर्माणात्मक सत्र परीक्षा, वर्षांते समेकित परीक्षा। तो किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा सही आंसर रहेगा हमारा? तो ऑप्शन ए वाला, परियोजना कार्यम तथा दत्त कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। परियोजना कार्य तथा दत्त कार्य शिक्षण का मूल्यांकन है। परियोजना कार्य के अंतर्गत परिस्थिति उत्पन्न करना, परियोजना का चुनाव, परियोजना का नियोजन, कार्यक्रम बनाना, क्रियान्वयन, परियोजना का मूल्यांकन, कार्य का मूल्यांकन और अभिलेखीकरण, समस्त कार्य की रिपोर्ट तैयार करना इसमें आते हैं। तो परियोजना कार्य तथा दत्त कार्य। इसके बाद है भाषाधिकरण विषयाधोलिखितेषु किम सत्यम। अयं नैसर्गिकतः उपार्जितः प्रशिक्षणम् अपेक्षते, अनेन औपचारिक शिक्षणम् अपेक्षते, अयं बालस्य सचेत प्रयासस्य अनंतरम उपार्जितः। कौन सा एक ठीक था इसमें? तो यही है ऑप्शन एक वाला, अयं नैसर्गिकतः उपार्जितः। प्रत्येक मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में कम से कम एक भाषा को सीख लेता है। बालक की भाषा सीखने की यही प्रक्रिया प्रकृति प्रदत्त होती है और प्रकृति ने मानव को वाणी देकर ही उसे शेष सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है। सभी की अपनी भाषा होती है, चाहे वह मानव हो या पशु पक्षी हो। भाषा सभी की होती है, सभी अपने भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हैं जो प्राणी है। तो सत्य था नैसर्गिक उपार्जित है। इसके बाद है निकट विकास है परिक्षेत्र इति अवधारणा केन संबंध है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। निकट विकास सिद्धांत, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट परिक्षेत्र। तो यह माना गया है निकट विकास को, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास जो होता है व्यक्ति का जन्म लेने से और मरने तक चलता रहता है। वृद्धि कुछ टाइम तक चलती है लेकिन विकास मरने तक चलता है। तो विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण जो विकास है वो होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास की जो परिभाषा प्रस्तुत की है उसके अनुसार विकास का तात्पर्य है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्था, सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग कर इस प्रकार से करे ताकि जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन
आए। तो निकृष्ट विकास परीक्षातरीते धारणा केन्द्रमतः समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है निपुण भारत मिशन की इति कार्यक्रमस्य उद्देश्य यत् बोलनेन लेखनाय पठनाय वा अवश्यमेव नैपुण्यं समधार्यं यदा बालः विद्यालयं प्रविशति षष्ठ कक्षां तृतीय या अष्टम कक्षां। निपुण भारत मिशन इसका उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य था यहाँ पर तीसरी कक्षा से। तो निपुण भारत मिशन इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो बालक को पढ़ने लिखने और आवश्यक निपुणता के क्षेत्र में बढ़ने के लिए तीसरी कक्षा में प्रवेश करता है। निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया था। तो आपके जीके के लिए क्वेश्चन भी है ये। तो इस परियोजना का पूरा नाम था नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। और इस योजना के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों को प्रदान किया जा सकेगा। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026-23 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी और इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा से किया जाएगा। इसके बाद है भाषायाम ध्वने सूक्ष्मतम अर्थवान एकाकास्ति रूपिम अर्थ विज्ञान स्वनिम या वाक्य विज्ञान। तो भाष्यम ध्वनि सूक्ष्मतम अर्थवान का अस्ति, ऑप्शन सी वाला स्वनिम। तो भाष्यम ध्वनि सूक्ष्मतम अर्थवान स्वनिम अस्ति। भाषा की ध्वनि में सूक्ष्म तथा अर्थवान स्वनिम होता है। किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वनग्राम आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर माना गया था स्वनिम को। तो भाषायाम ध्वनि सूक्ष्मतम अर्थवान स्वनिम। नेक्स्ट है यस्याम अवस्थायाम द्वित्रैमासस्य नवजात शिशुः मुक्त स्वर ध्वनिं जनितुं शक्नोति सा कथ्यते। बाल जल्पनम, अनुकूजनम, एक शब्द उच्चारणम या रूपी। तो यस्याम अवस्थायाम द्वित्रैमासस्य नवजात शिशु मुक्त स्वर ध्वनिं जनितुं शक्नोति, मतलब 2-3 महीने का जो बच्चा है वो जिसमें कुछ आवाज जो निकाल सकता है, उत्पन्न कर सकता है, तो उसको कहा गया है अनुकूजनम। तो जिस अवस्था में 2 या 3 माह का बच्चा मुक्त ध्वनि को जानने लगता है उसे कहेंगे अनुकूजन। अनुकूजन का मतलब होता है कोमल या मंद स्वर में बोलना। इसके बाद कबीर षड भाषासु निपुणास्ति अनेन निपुणेन स किम भवितुमर्हति। द्विभाषी, बहु, एक भाषी या भाषा शास्त्री। कबीर षड भाषासु निपुणास्ति। अगर कोई व्यक्ति 6 भाषाएं या जान लेता है तो उसके बारे में बतलाना है। तो क्या कहा गया उसको? बहुभाषाविद। वो ज्यादा एक मतलब एक से ज्यादा भाषाएं जो जानता हो तो बहुभाषाविद है वो। तो वह व्यक्ति जिसको अनेक भाषा का ज्ञान हो और बहुत सी भाषाएं बोलता हो तो बहुभाषाविद कहा जाता है उसको। इसके बाद जिन प्याजे महोदयन उक्तम यत् बालस्य सर्वांगीण बौद्धिक विकासार्थम भाषा काफी भूमिका नास्ति। भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष केवलम एक पक्ष विकासस्य भाग नास्ति। अब कौन सा वाला ठीक है देख सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, केवल, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिन्हें देखकर एकदम से आप पता लगा सकते हैं नहीं है, तो मतलब यही ठीक था इसमें, भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो जिन प्याजे जन के अनुसार बालक के सर्वांगीण बौद्धिक विकास के लिए भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है और जिन प्याजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित विशेष सिद्धांत है और जिन प्याजे का सिद्धांत कहलाता है डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। इसके बाद है चोम्स्की। चोम्स्की महोदयस्य सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति। भाषा अधिग्रहण युक्ति, क्रियानुकूलनम, वास्तविक शिक्षणम, सामाजिक शिक्षणम। तो चोम्स्की महोदयस्य सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति। तो कौन सी है इनकी चोम्स्की की? तो इनका संबंध था ऑप्शन 1 से। सहजात योग्यता है भाषा अधिग्रहण युक्ति ही।
इति पदावली अस्ति। मतलब चोम्स्की महोदय की सजात योग्यता भाषाधिग्रहण युक्ति इस प्रकार की पदावली है। भाषार्जन से उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। इसके बाद है प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति। छात्रस्य सचेत प्रयास, एक प्रमुख विद्यालय गतिविधि, प्रशिक्षण संपाद्य है या नैसर्गिक प्रक्रिया। तो कौन सा है प्रथम भाषा अधिग्रहण? तो ये था एक का प्रमुख विद्यालय गतिविधि, सॉरी नैसर्गिक प्रक्रिया, ये वाला प्रथम भाषा अधिग्रहण। तो भाषा क्या एक जन्मजात प्रवृत्ति है और इसे सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। बच्चा भाषा सीखने को इच्छुक होता है और उसे जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा उसी प्रकार की भाषा का अधिग्रहण करेगा। तो प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति नैसर्गिक प्रक्रिया। इसके बाद है कक्षा में यत्र बालाः स्वमातृभाषया आरभ्यन्ते तद अन्य भाषा शिक्ष्यन्ते। एतादृशी कक्षां किं कथ्यते? कक्षा में यत्र बालाः स्वमातृभाषया आरभन्ते, तो उसे कहा जाता है बहुभाषी कक्षा। मतलब जहाँ बालक अपनी मातृभाषा में कक्षा आरंभ करता है और अन्य भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है, तो इस प्रकार की कक्षा बहुभाषी कक्षा कहलाती है। इसके बाद यदा एकमेव कथित विचारम औपचारिक वाक् मध्यमतः अनौपचारिक वाक् मध्ये उत्कर्मितुम एक भाषिक वक्ता प्रयासः करोति एवं कथ्यते। सामाजिक भाषा विज्ञान, कोड व्यत्यय, कोड सम्मिलनम या बोल इति भाषा प्रकार है। तो यदा एकमेव कथित विचारम औपचारिक वाक् मध्यमतः अनौपचारिक वाक् मध्ये उत्कर्मितुम एक भाषा वक्ता प्रयास करोति, तो उसको कहा गया है कोड व्यत्यय, मतलब कोड स्विचिंग। तो जब एक ही कथित विचार औपचारिक वाणी का माध्यम होता है तथा अनौपचारिक वाणी का माध्यम उपक्रम से एक भाषी का वक्ता प्रयास करता है, तो कोड परिवर्तन उसको हम कहेंगे। इसके बाद है चोम्स्की महोदय समर्थ्यते बालात्वरित भाषाधिग्रहणं कुर्वन्ति भाषाधिगमनस्य एकमेव प्रतिमानं सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते। विकासः अधिकांश बालेषु एकस्मिन् एव वयसि घटति। भाषा केवलम् एव शिक्षणाय न तु पार्जिता। तो कौन सा सही है यहाँ पर? चोम्स्की महोदय किसका समर्थन करते हैं? यही जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में है, भाषाधिगमनस्य एकमेव प्रतिमानं सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते। मतलब नोम चोम्स्की जो महोदय है ये समर्थन करते थे कि जो भाषा अधिगम का एक ही प्रतिमान सभी में संस्कृति रूप में विद्यमान होता है। भाषा को सीखना भाषा अधिगम का अर्थ है। मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए समाज में प्रवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषा क्षमता का विकास करता है, तो वही प्रक्रिया भाषा अधिगम कहलाती है। नेक्स्ट है नोम चोम्स्की महोदयस्य इति सिद्धांत कथ्यति यत् वयं जन्मना एव भाषा प्रकारेण अवबोधितुं समर्था भूयुः। चीन भाषा सार्वभौमिक व्याकरण आधारभूत शिक्षा अनुप्रयुक्त विज्ञान। तो ये जो चोम्स्की महोदय है इति सिद्धांत कथ्यति यत् वयं जन्मना एव भाषा प्रकारेण अवबोधितुं समर्था भूयुः। तो कौन सा? यूनिवर्सल ग्रामर, मतलब सार्वभौमिकम व्याकरणम। तो जो लोग जन्म से भाषा को समझने में समर्थ होते हैं, इस विधि से अध्ययन करने वाले छात्र भाषागत अशुद्धियाँ कम करते हैं। वर्तमान समय में संस्कृत एक अलग प्रचलित भाषा है। ऐसी भाषा के उच्च व विशिष्ट ज्ञान के लिए व्याकरण पद्धति सर्वथा उपयुक्त है। इसके बाद बहुभाषा शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते यस्यां विद्यार्थिनः अन्य भाषादिगं पूर्व आरंभ कुर्वन्ति। बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते यस्यां विद्यार्थिनः अन्य भाषा अधिगम पूर्वं तेषां मातृभाषा आरंभ कुर्वन्ति। बहुभाषिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी द्वारा दूसरी भाषा के अध्ययन से पहले उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यही है बहुभाषिक शिक्षा, यस्यां विद्यार्थिनः भाषा अधिगम पूर्वं तेषां मातृभाषा आरंभ कुर्वन्ति।
मातृभाषा में ही होती है। तो यही कहा जाता है सबसे पहले जो शिक्षण है वो मातृभाषा में ही होना चाहिए। इसके बाद है द्वितीय भाषाया भाषा शास्त्रीय प्रयोग संरचना सम्यक् रीत्या समाविष्टः अभ्यासः पुनरावृत्तिमाध्यमेन अर्थपूर्ण अंत्यक्रियामाध्यमेन भाषया अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यमेन या पर्यवेक्षण अनुबंधनम च माध्यमेन। तो द्वितीय भाषाया भाषा प्रयोग संरचना सम्यक रीत्या समाविष्टः, तो यह अर्थपूर्ण अंतरक्रिया माध्यमेन, मतलब अर्थपूर्ण अंतक्रिया के माध्यम के द्वारा द्वितीय भाषा के लिए भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचना की रीति से समाविष्ट है, मतलब समाहित है। नेक्स्ट है शिक्षक है तृतीय कक्षा छात्रान् निर्दिशति एवं ते प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति अध्यापक है अंगीकरोति, मतलब शिक्षक तृतीय कक्षा छात्रान् निर्दिशति एवं ते प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति अध्यापक अंगीकरोति संरचनात्मक उपागम समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम ग्रहणशील या रचनावादी उपागम। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर सही है इसमें, और सही आंसर को अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन है बी वाला। शिक्षक तृतीय कक्षा छात्रान् निर्दिशति एवं ते प्रदत्त कार्याणि अनुसरन्ति अध्यापक समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागमः अंगीकरोति, मतलब शिक्षक तृतीय कक्षा के छात्रों को निर्देशित करता है तथा वे सभी छात्र शिक्षक के द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्य का अनुसरण करते हैं और इस प्रकार अध्यापक समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम का अंगीकरण करता है। संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया भाषा शिक्षण के लिए बोधगम्य उपागम का एक उदाहरण है। बोधगम्य उपागम के तरीके भाषा के विकास को चुनने के महत्व पर जोर देते हैं और सीखने के प्रारंभिक चरण में बोलने वाले आउटपुट की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है सस्वर पठन क्रिया प्रमुखेन करणीय। सस्वर पाठन जो पाठ्य योजना बनाते हैं उसमें आते हैं सारी, मतलब एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, किसके बाद क्या कौन सा यहाँ पर सोपान किया जाता है। तो सस्वर पाठन क्रिया प्रमुखेन करणीय। कनिष्ठ छात्री वरिष्ठ केवल उपचारात्मक कक्षा में हम केवल कनिष्ठ छात्र ये कक्षा कार्य कठिनम अनुभवती। तो किसके लिए है, कनिष्ठ छात्रों के लिए। अब ये केवल शब्द जो आ गया ये ऐसे कभी क्वेश्चन जैसे सही नहीं होते, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पाठन कहा जाता है और यह पठन की प्रारंभिक अवस्था है। वर्णमाला में लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर पठन के द्वारा की जाती है और सस्वर पठन भाव अनुकूल करना चाहिए। इसका महत्व क्या है। सस्वर पठन से बालक की झिझक संकोच व हिचकिचाहट आदि का निवारण होता है। बालकों का शब्द उच्चारण शुद्ध होता है। बालकों का अक्षर विन्यास शुद्ध और शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसके बाद है सुधा महोदया सब छात्रान् एकम अनुच्छेद लेखना प्रकरणं प्रददाति अयं लेखन गतिविधि कस्य उदाहरणमस्ति। मार्गदर्शिका रचना, स्वतंत्र रचना, नियंत्रित या प्राक रचना। तो सुधा महोदय सब छात्रान् एकम अनुवाद लेखनाय प्रकरणं ददाति, तो उसको कहा गया है स्वतंत्र रचना। तो सुधा महोदय अपने छात्रों को एक अनुच्छेद को लिखने के लिए प्रकरण देती है और यह लेखन गतिविधि की स्वतंत्र रचना का एक उदाहरण है। स्वतंत्र रचना में छात्र न केवल विचारक की दृष्टि से स्वतंत्र होता है बल्कि वह भाषा या व्यक्ति की दृष्टि से भी स्वतंत्र होता है। इसलिए रचना में शब्द चयन, संरचना और शैलीगत विविधता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। स्वतंत्र रचना सिखाने के लिए निबंध, कहानी तथा पत्थर लेखन का शिक्षण आवश्यक समझा जाता है। तो सुधा महोदय सब छात्रान् एकम अनुच्छेद लेखनाय प्रकरणं प्रददाति, तो अयं लेखन गतिविधि कस्य उदाहरणमस्ति, स्वतंत्र रचना, प्रीकम्पोजिशन। इसके बाद आसम महोदय कक्षायां निषेधात्मक वाक्यानाम् अभ्यासः करोति। सा छात्रान् एकं वाक्यं प्रददाति। छात्रे अपेक्षते यत् ते अस्य निषेधात्मकरूपं कथयेयुः। आसम महोदय स्वकक्षाम् अंगीकरोति। पुनरावृत्ति, समापन, रूपांतरण या प्रतिस्थापन। अगर निषेधात्मक वाक्य का अभ्यास कराती है तो कौन से वाला इसमें जैसा ही है, तो सही था रूपांतरण वाला। तो आशा महोदय
जो है आशा महोदया कक्षा में निषेधात्मक वाक्याभ्यास कराती है। तो वह छात्रों को एक वाक्य देती है और छात्रों से अपेक्षा करती है कि इसका वाक्य निषेधात्मक रूप होना चाहिए। इस प्रकार आशा महोदया अपनी कक्षा में रूपांतरण अभ्यास का अंगीकरण करती है। इसके बाद है अली महोदय पति पत्न्योः दैनिक वृत्तम् आधृत्यम् एकं ध्वन्यांशं संचालयति। तत्पश्चात् स छात्रैः श्रुतं ध्वन्यांशम् आधृत्य सत्यम् असत्यम् इति विभज्य एकं कार्यपत्रकं छात्रान् प्रददाति। एतद्द्वारा अली महोदय छात्रान् कौशलं दीक्षयति। पठन, श्रवण, भाषण या लेखनम। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ये वाला श्रवणम। मतलब अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अली महोदय पति पत्नियों दैनिक वृत्तम् आधृत्य एकं ध्वन्यांशं संचालयति। तत्पश्चात् स छात्रैः श्रुतं ध्वन्यांशम् आधृत्य सत्यम् असत्यम् इति विभज्य एकं कार्यपत्रं छात्रान् प्रददाति। एतद्द्वारा अली महोदय छात्रान् कौशलं दीक्षयति श्रवणस्य। मतलब अगर जो सही और गलत वाले देते हैं। अब यहाँ पर श्रुतम दिया गया है, इसमें श्रुतम का मतलब ही सुनना है, क्योंकि जब किसी को सही गलत वाले क्वेश्चन या बोले जाएंगे तो उसी के आंसर आपने देने होंगे। तो सत्य सत्य वाले थे यहाँ पर, ये श्रुतम है तो श्रवण से संबंध था इसका। इसके बाद है नेक्स्ट में है उपचारात्मक शिक्षण। छात्रा स्वनिष्पादन उन्नते सायं लभन्ते अतिरिक्त अंकम लभन्ते। छात्रा उत्तरं दातुं प्रश्नः प्रदीयन्ते अध्ययनाय छात्राणाम् उत्साहवर्धनम भवति। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है स्वनिष्पादन उन्नते सायं लभन्ते। मतलब यही देखना कि कहाँ पर गलती थी, कितना या अच्छा स्कोर हुआ है, कहाँ पर गलती हो गई है और कितनी अभी सुधार की ज़रूरत है। तो उसका होता है उपचार। मतलब उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेष कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। मतलब योजना। तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार है निदान। तो पहले निदान होता है, कोई भी बीमारी है पहले उसकी खोज की जाती है कि किस कारण से खराब हुआ है, उसके बाद फिर उसकी वैसे ही उपचार किया जाता है, दवाई दी जाती है। तो निदान के बाद उपचार आता है। तो उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों का निष्पादन उन्नति में सहायक होता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, समय शक्ति की बचत, पिछड़े बालकों की हीन भावना से बचाना और अपराध प्रवृत्ति के बालकों को उचित मार्गदर्शन देना। इसके बाद है दिल मांगे मोर इति विज्ञापनम वाक्यम कस्यावधानम। इसका मतलब क्या? आपने बहुत सारे टीवी एड में भी देखा होगा। कौड़ व्यत्यय है अनुतानम सह संबंध या संधि अक्षर। तो क्या है दिल मांगे मोर? तो इसका अर्थ जो था यहाँ पर ऑप्शन ए से था, मतलब कोड स्विचिंग से। कोड स्विचिंग सामाजिक संदर्भ या वार्तालाप सेटिंग के आधार पर एक भाषाई कोड से दूसरे में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। कोड स्विचिंग विशेष रूप से अल्पसंख्यक जातीय समूह के द्वारा पहचान एक बड़े समुदाय से संबंधित होने की भावना को आकार देना और बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद है कथनम पठत यावत् छात्रा प्रचुर्य न पठन्ति ते धाराप्रवाहः भवितुं नार्हन्ति। एतत् पठनस्य किं प्रकारं निर्दिशति? द्रुतपठनम् एवं पठनम, द्रुतवीक्षणम एवं पठनम, सघन पठनम या विस्तृत पठनम। तो क्या है? तो सही है ऑप्शन डी वाला, विस्तृत पठन। तो यावत् छात्रा प्रचुर्येण न पठन्ति ते धाराप्रवाहः पाठः भवितुं नार्हन्ति। एतत् पठनस्य प्रकारं विस्तृत पठनम। मतलब जब तक छात्र प्रचुरता से नहीं पढ़ते हैं तब तक वे छात्र धारा प्रवाह पाठक योग्य नहीं होते। इस प्रकार का पठन विस्तृत पठन की ओर निर्देशित करता है। विस्तृत पठन भाषा सीखने के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें छात्रों के द्वारा सामान्य समझ के लिए लंबे पाठ और बड़ी मात्रा में सामग्री पढ़ी जाती है। गहन पठन पढ़ने की एक विधि है जिसमें शिक्षार्थियों को संक्षिप्त पाठ को
ध्यान से और गहराई से पढ़ना चाहिए ताकि अधिकतम समझ प्राप्त हो सके। इसके बाद है भाषा अधिग्रहण युक्ति केन प्रतिपादितम। अब ये व्यागोत्स्की थे, पावलोव थे, चोम्स्की थे या जीन पियाजे थे। तो भाषा अधिग्रहण युक्ति का संबंध किससे है? तो चोम्स्की से है। भाषा अधिग्रहण युक्ति की चोम्स्की प्रतिपादितम मतलब भाषा अधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को समझने की क्षमता हासिल करता है। नोम चोम्स्की के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1959 में किया गया और अपने इस सिद्धांत के अनुसार वे मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता बचपन से ही उसमें निहित होती है और भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। इसके बाद है स्वर आघातस्य आरोहणम अवरोहणम किम कथ्यते। अक्षरम लयम अनुतानम या विराम। स्वर आघातस्य आरोहणम अवरोहण, तो इसको क्या कहा गया है? अनुतान। मतलब स्वराघात के कारण आवाज का उतार चढ़ाव आरोह या अवरोह कहलाता है। दूसरे शब्द में कहें तो जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है उसे हम स्वराघात कहेंगे। बोलते समय वाक्य में जो सुर का उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं और अनुतान को वाक्य का विलक्षण माना जाता है। एक ही वाक्य को जब भिन्न भिन्न अनुतानों में बोला जाता है तो वह भिन्न भिन्न अर्थ देता है। यह बहुत अच्छी तस्वीर है। यह बहुत अच्छी तस्वीर है और यह बहुत अच्छी तस्वीर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, विषमादि है और पूर्ण विराम है। तो वाक्य एक है लेकिन उसके जो सेंस है वो अलग अलग हो गई है। तो प्रयुक्त तीनों वाक्य में आय पद एक ही है किंतु अनुतान की भिन्नता के कारण पहला वाक्य सामान्य कथन है जबकि दूसरा वाक्य प्रश्न सूचक वाला है और तीसरा वाक्य विस्मयादि सूचक वाला है। तो अध्यापक के द्वारा बालकों को आवाज के उतार चढ़ाव का ज्ञान कराना चाहिए ताकि वे वाक्य के अर्थ को ठीक प्रकार से ग्रहण कर सके। है तो वाक्य एक ही लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है वो अलग अलग है, हैरानी वाले, क्वेश्चन वाले या फिर कोई सामान्य बात वाले। तो इसे ही अनुतान कहा गया है, अनुतानम। इसके बाद है वैज्ञानिक कहा किमर्थम कथयन्ति यत् शिशुभ्यः सह वार्तालाप महत्वपूर्ण है। अयं तेषु स्मितं जनयति, अयम् अस्माकं प्रसन्नतां वर्धयति, अयं भाषा ध्वनि शिक्षणम् आरभ्यते, अयं तेषां शब्दावली वर्धयति। तो वैज्ञानिक का किमर्थम कथयन्ति यत् शिशुभ्यः सह वार्तालाप महत्वपूर्ण है, जो कि ऑप्शन सी में है। अयं भाषा ध्वनि शिक्षणम् आरभते। तो वैज्ञानिक अर्थम कथयन्ति अयं भाषाया ध्वनि शिक्षणम् आरभते यत् शिशुभ्यः सह वार्तालाप महत्वपूर्ण है। मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम जिस भाषा को ध्वनि शिक्षण के लिए आरंभ करते हैं उसके अर्थ बोलने के लिए शिशुओं के साथ वार्तालाप महत्वपूर्ण होता है और हिंदी भाषा के स्तर उन्नयन के लिए ध्वनि शिक्षण का अपना महत्व है। तो हिंदी भाषा के लेखन और उच्चारण में त्रुटि न हो और हम सब प्रभावपूर्ण पद्धति से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। तो ध्वनि शिक्षण के ये उद्देश्य हैं। अब कौन कौन से हैं यहाँ पर? ध्वनि का सही ज्ञान कराना, भाषा ध्वनि को समझना, स्वर एवं व्यंजनों का भेद जानना, व्यंजनों का उच्चारण दिशा बोध। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु शिशुवाक्य संबद्धम पदम अस्ति। अब ये संभाषण है, जल्पनम है, हसनम है, कंठ सवनम है। तो क्या है वाक्य संबंध पदम? तो जल्पनम बबलिंग मतलब बाल विकास का एक चरण है और भाषा अधिग्रहण में एक अवस्था है जिसके दौरान एक शिशु स्पर्श ध्वनियों के साथ प्रयोग करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन अभी तक कोई पहचानने योग्य शब्द नहीं बनाता है। तो जलप जन्म के तुरंत बाद शुरू होता है और कई चरणों के माध्यम से आगे बढ़ता है क्योंकि शिशु के ध्वनियों के प्रदर्शन का विस्तार होता है और स्वर अधिक वाक्यमान हो जाते हैं। शिशु आमतौर पर 12 महीने की उम्र में पहचान योग्य शब्दों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर शिशु वाक्य जो संबंध है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा
गुरुमीत महोदय सब छात्रान् कोविड-19 इति आपदा विषये कथितुम् इच्छति। यथा छात्राः ताम् आधृत्य कानिचित् वाक्यानि लेखितुं शक्नुयुः, गुरुमीत महोदयः करणीयः। सब छात्रान् प्रतिलेखनाय पठनाय कथयेत् यत् किञ्चित् तया श्यामपट्टे लिखितं। श्रुतलेखनाय छात्रान् कथयेत्। छात्रान् निर्देशं दद्यात् यत् ते गृहं स्वाभिभावकानां साहाय्यं कार्यं कुर्वन्तु और छात्रान् महाआपातकालस्य अनुभवानि अभिव्यक्तुं कथयेत्। प्रमुख अभिव्यक्तीन् श्यामपट्टे लिखितुं कथयेत्। तो अगर ये कोविड-19 वाली जो महामारी थी इसके ऊपर क्वेश्चन था ये, क्योंकि 2021 का है, उसी समय आई थी ये 2020-21 में। तो इसके बारे में जो यहाँ पर सही था ऑप्शन डी वाला। छात्रान् महाआपत्कालस्य अनुभवानि अभिव्यक्तुं कथयेत् और प्रमुख अभिव्यक्तीन् श्यामपट्टे लेखितुं कथयेत्। तो गुरमीत महोदय अपने छात्रों को कोविड-19 आपदा के विषय में कहने की इच्छा करती है तथा छात्रों को उसके विषय में कुछ वाक्य लिखने के लिए कहती है। इस प्रकार गुरमीत महोदय के द्वारा छात्रों को महाआपातकाल के अनुभव को अभिव्यक्त करने और प्रमुख अभिव्यक्ति को श्यामपट्ट पर लिखने को कहती है तथा कोविड-19 के प्रमुख वक्तव्यों को श्यामपट्ट पर लिखती है। इसके बाद है ईशा महोदया द्वितीय कक्षा छात्रान् वस्तूनां चित्राणि प्रदर्शयति तत्पश्चात् सा स्पष्टतया स्वरेण च तेषां नामानि उच्चारयति। इदं कृत्वा सा सब छात्रान् नवीन वस्तूनि परिज्ञातुं साहाय्यं करोति। नवीन शब्दानां ज्ञानवर्धनम् इच्छति। आरेखन नैपुण्यं प्रदर्शितुम् इच्छति या सा सब छात्रान् पठनाय साहाय्यं दातुम् इच्छति। तो क्या करने की कोशिश की गई है यहाँ पर? ईशा महोदय द्वितीय कक्षा छात्रान् वस्तूनां चित्राणि प्रदर्शयति। तो इसका संबंध है साक्षात्तराणां नवीन शब्दानां ज्ञानवर्धनाय इच्छति। मतलब ईशा महोदय द्वितीय कक्षा के छात्रों को वस्तुओं के नाम को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करती है। तत्पश्चात वह स्पष्ट रूप से उच्च स्वर के द्वारा उन वस्तुओं के नाम का उच्चारण करती है। तो इस विधि के द्वारा वह छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञानवर्धन कर रही है। नेक्स्ट है सिद्धांतः वर्णयति यत् कथं पाठकः अवबोधनाय स्वपूर्व अर्जित ज्ञानेन सह पाठ स्थित सूचनानां संयोजनं कुर्वन्ति। कोड व्यत्यय मतलब कोड स्विचिंग वाला, अभिगमनम, विवरणिका या मानववादम। तो सिद्धांत वर्णयति यत् कथं पाठकः अवबोधनाय स्वपूर्वार्जित ज्ञानेन सह पाठ स्थित सूचनानां संयोजनं कुर्वन्ति। तो उसको कहा गया है स्कीमा। स्कीमा को यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम दिया गया है विवरणिका। तो स्कीमा पेडागोजी में आता है बहुत ही, तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची कह सकते हैं, एक तरीके से दे दिया गया है विवरणिका। तो विवरणिका किसी संस्था या घटना से संबंधित गतिविधियों का क्रमबद्ध विवरण देने वाली एक पत्रिका है। सिद्धांत का वर्णन है कि जिस कथा को पाठक अवबोध के लिए अपने द्वारा पहल अर्जित ज्ञान के द्वारा पाठ के साथ स्थित सूचना को संयोजित करता है। तो कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो कभी सुने नहीं होते हैं, लेकिन वे पर्यायवाची के रूप में दे दिए जाते हैं। तो स्कीमा बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कस्य विचारे मानवः भाषाधिग्रहण यंत्रेण सह जायन्ते यत् तान् भाषाधिगमन सायं भवति। वाइगोत्स्की, ब्लूम, चॉम्स्की, स्किनर। किनका कहना है, मानना है कस्य विचारे? तो ये मानने वाले थे चॉम्स्की। तो चॉम्स्की के विचार से सभी मानव भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ उत्पन्न होते हैं और ये भाषा के अधिगम में सहायक होते हैं। बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाता है। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता। यह प्राकृतिक क्षमता की देन होती है। दूसरों शब्दों में कह सकते हैं आप गॉड ऑफ गिफ्ट है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इत्यस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह संबद्धः न अस्ति। एक संबंधित नहीं है वाइगोत्स्की के सिद्धांत से। परस्पर सामाजिक संपर्क, पर्व निर्माण, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, भाषा अधिग्रहण। तो कौन सा एक नहीं था?
यही वाला भाषा अधिग्रहण वाला। तो इनमें से भाषा अधिग्रहण यंत्र शब्दावली वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है, बल्कि यह पारस्परिक सामाजिक संपर्क एवं पर्व निर्माण और समीप में स्थित एक विकास क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद है निम्नलिखितेषु कथनेषु तं कथनं चिनुत यत् आकस्मिक साक्षरता वर्धितुं सर्व उपयुक्तम् अस्ति। तो कौन सा है? भाषा विकासस्य प्राथमिक वर्षेषु पितरौ वार्तालाप बालकान् कथाश्रवणं मित्रं पत्रं लेखितुं कथनं दत्तवाक्यं पृष्ठे अनुलेखितुं बालकाय प्रेरणा। तो ऑप्शन बी वाला, ए और बी वाला। तो उपयुक्त कथनों में से भाषा विकास के पूर्व वर्ष में पिता के साथ वार्तालाप और बालकों को कथा सुनाने के कथन को चुना गया है, जो आकस्मिक साक्षरता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम साधन है। तो आकस्मिक साक्षरता। इसके बाद है बालकान नव शब्दानाम अर्थम ज्ञातुम प्रेरणाम न दत्वा संदर्भानुसार नवीन शब्दानां व्याख्यानम्। बालकान् भ्रमितान् करोति, सुष्ठु बोधने सायं करोति, कंठस्थीकरण सहायता करोति, समय निरर्थकम करोति। तो ऐसे तो कभी से आंसर नहीं हो सकते कि समय खराब करते हैं, तो ऐसी बातें हम कभी नहीं कह सकते, या भ्रमित करने वाले। तो ज्ञातुम प्रेरणा न दत्वा संदर्भ अनुसार नवीन शब्दानां व्याख्यानम्। तो इसका संबंध था सुष्ठु बोधने सहायम करोति से, न कि केवल कंठस्थ करना। तो बालकों को नए शब्दों के अर्थ ज्ञान जानने की प्रेरणा न देकर संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों की व्याख्या अच्छी तरह से शब्द ज्ञान कराना ये सहायक होता है। इसके बाद है असमान गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति विस्तृत अध्ययनम ऊंचे पठनम गहन अध्ययनम या निर्दिष्ट अध्ययनम। तो असमान गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति, क्या संकेत मिलता है हमें? तो इस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी से था। गहन अध्ययनम असमान गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति, मतलब गहन अध्ययन गूढ़ार्थ आने का संकेत देता है, और गहन अध्ययन के लिए अध्ययन की इकाइयों को सीमित संख्या में रखना पड़ता है, और इस प्रकार इस पद्धति के माध्यम से छोटे क्षेत्र के माध्यम से विशाल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षणस्य प्रारंभिक वर्षेषु काचित् अध्यापिका स्वकक्षायाः प्रारंभ वृत्तकालं क्रिया करोति। अस्यां क्रियायां सा प्रत्येकं छात्रं कस्मिन्नपि विशिष्ट विषये वक्तुम् अवसरं प्रददाति। एषा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम् अस्ति? पठन योग्यतावर्धनाय, वर्णमाला विज्ञानाय, आकस्मिक साक्षरताय या अर्थबोधनार्थम पाठस्य पठनम। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? भाषा शिक्षणस्य प्रारंभिक वर्षेषु काचित् अध्यापका स्वकक्षायाः प्रारंभ वृत्तकालम, मतलब सर्कल टाइम क्रिया करोति। तो जो कि ऑप्शन सी में है आकस्मिक साक्षरताएं, मतलब भाषा शिक्षण के पूर्व वर्ष में कोई अध्यापिका अपनी कक्षा का प्रारंभ वृत्तकाल, मतलब बच्चों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी को शामिल करने वाली गतिविधि के लिए एक साथ बैठे होते हैं की क्रिया होती है, और इस क्रिया के माध्यम से शिक्षिका प्रत्येक छात्र को किसी विशिष्ट विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करती है, और यह प्रक्रिया आकस्मिक साक्षरता के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। नेक्स्ट है अर्थ मापन प्रक्रिया कस्मै प्रयोजनाय सशक्ता अस्ति। छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धितुं व्याकरणीयमान शिक्षितुं पाठ्यविषयेण सह व्याकरणस्य संयोजनाय या प्रक्रिया लेखनाय। तो अर्थ मापन प्रक्रिया का संबंध किससे है? छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धितुं, मतलब अर्थ मापन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र वर्गों में शब्द संग्रह बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। किसी भाषा अथवा किसी विषय के द्वारा प्रयुक्त शब्दों के समुच्चय को शब्द संग्रह कहते हैं। छात्रों में शब्द संग्रह से अपने विषय को बेहतर ढंग से समझने तथा वार्तालाप में सुधार करने में भरपूर सहायता करता है। बालकः प्रयोग आश्रित परीक्षा विधिना
शिक्षति इति एतत् भाषाशिक्षणस्य सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्यात् स्पष्टमस्ति। संज्ञानात्मक व्यवहार आश्रित सामाजिक सांस्कृतिक या जन्म आश्रित। तो बालकः प्रयोग आश्रित परीक्षा विधि न शिक्षति इति एतत् भाषाशिक्षणस्य सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य स्पष्टमस्ति। तो क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है व्यवहार आश्रित। मतलब बालक को प्रयोग पर आश्रित परीक्षा विधि से शिक्षा देना चाहिए। तो इस प्रकार व्यवहार आश्रित भाषा शिक्षण के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करती है। प्रयोग आश्रित परीक्षा विधि से तात्पर्य है यह प्रयत्न त्रुटि विधि समस्याओं को हल करने की एक मूल विधि है। इसकी विशेषता है कि इसमें संभावित हल को तब तक बदल कर बार बार प्रयत्न किया जाता है जब तक सफलता ना मिले। इसके बाद है लेखन प्रक्रिया या अवस्था नाम समुचित क्रम। प्रारूप लेखन, त्रुटि शोधन, विचार उत्तेजनम, पुनरावलोकनम, रूपरेखा निर्माणम, समापनम। तो लेखन प्रक्रिया अवस्था नाम समुचित क्रम। समुचित क्रम जो है इनका, जब हम इनको लाइनों को सही तरीके से लगाएंगे तो ऑप्शन ए वाला बनेगा इसमें। तो पहले आ जाएगा विचार उत्तेजनम, उसके बाद आएगा रूपरेखा निर्माणम, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर प्रारूप लेखनम, पुनर्अवलोकनम, त्रुटि शोधनम और समापन। मतलब फिनिश एंडिंग आप देख सकते हैं। तो सारों में एफ लास्ट में आएगा। तो सब में लास्ट में ही है। और दो यहाँ पर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर वैसे पता नहीं लगता। दो में सी है, एक में ई, ए और ई है। मतलब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जिसमें एक जैसे दो हों, लगभग मान के चलो कि उसी से सही आंसर होता है। अब इन दोनों में से कोई सही आंसर होगा। तो वो आपने फिर यहाँ पर अब इसमें अंदाजा लगाना होगा कि कौन सा हो सकता है। तो ये वैसे है, अगर पता नहीं लगता कि क्वेश्चन में ऑप्शन आ गए और आपको पता नहीं लग रहा कि कौन सा सही हो सकता है, टाइम भी कम है, तो आप तुक्का लगाना होता है जैसे, तो बस इनमें से आप फिर लगा सकते हैं अगर इस प्रकार का आ जाता है। क्योंकि लेखन प्रक्रिया की अवस्था में सूचित क्रम जो है या यहाँ पर दिया गया है। विचार उत्तेजना, रूपरेखा निर्माण, प्रारूप, पुनरावलोकन, त्रुटि शोधन और समापन, मतलब एंड फिनिश। इसके बाद है कठोर अभ्यास है। निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति? समग्र भाषा पक्ष की, संप्रेषणात्मक पक्ष की, व्याकरण अनुवाद विधि या क्रीड़ा विधि। कठोर अभ्यास किसकी मुख्य पद्धति है? तो यह है व्याकरण अनुवाद विधि की। तो कठोर अभ्यास उपयुक्त में से व्याकरण अनुवाद विधि की मुख्य पद्धति है। व्याकरण अनुवाद विधि में शिक्षण का क्रम व्याकरण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक इस प्रकार से है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है और इसमें मातृभाषा के अवतरणों को द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है। तो जैसे अनुवाद है, हिंदी से संस्कृत बनानी आ गई, हिंदी से इंग्लिश आ गई, ऐसे। इसके बाद है पठन लेखने च बालकै कृतः त्रुटियां कथितुं शक्यन्ते। भाषा शिक्षणस्य सोपानं, भाषा विकासे बाधः, भाषायां प्रवाहं प्राप्तुं मार्गे बाधः या भाषा शिक्षणे व्यक्ते असमर्थ्यम। तो पठन लिखने च बालकै कृतः त्रुटियः कथितुं शक्यन्ते। तो आप अगर लिखने पढ़ने में कोई गलती है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो क्या कहेंगे उसको? तो जो कि ऑप्शन एक में है, मतलब पठने लेखने बालके कृता त्रुटियां कथितुं शक्यन्ते भाषा शिक्षणस्य सोपानम। बालक के द्वारा पढ़ने और लिखने में किया गया त्रुटि कार्य को भाषा शिक्षण का सोपान कहा जाता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्त रूपरेखा को नियोजित करने के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था के 4 सोपान का उल्लेख किया गया है। इस समस्त सोपान में निहित क्रियाओं का निर्धारण करने में शिक्षक की विशिष्ट भूमिका होती है। इसके बाद भाषा शिक्षणस्य निर्माणात्मक पक्षे सम्मिलितम् अस्ति। सशक्त साधनरूपे कठोराभ्यास, स्वभाव निर्माण, अन्वेषण आश्रित शिक्षणम, व्याकरण नियमान अभ्यास।
तो क्या है भाषा शिक्षणस्य निर्माणात्मक पक्षे सम्मिलितमस्ति, जो कि ऑप्शन सी में है अन्वेषणात्मक शिक्षण। तो भाषा शिक्षण के निर्माणात्मक पक्ष में अन्वेषण पर आधारित शिक्षण शामिल है। अन्वेषण विधि वह है जो छात्रों को यथासंभव एक अन्वेषक की स्थिति में ला देती है, जिसमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने की बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना गया है। इसमें छात्र सक्रिय होकर समस्या का समाधान करते हैं। इसके बाद है आधार निर्माण अवस्थायाम नवीन शिक्षा नीति 2020 इति अस्या ध्यानं केंद्रितमस्ति। तो अब नई शिक्षा नीति आ चुकी है 1986 के स्थान पर 2020 वाली। तो ये साक्षरतायाम संख्याने च प्रकृति विज्ञान या समाजशास्त्र अध्यापन। क्या है इसका मतलब? आधार निर्माण अवस्थायाम नवीन शिक्षा नीति 2020 इत्यस्य ध्यान केंद्रितमस्ति। तो जो कि ऑप्शन बी में है साक्षरतायाम संख्या गाने च मतलब लिटरेसी या न्यूमरेसी। तो आधार निर्माण की अवस्था में नवीन शिक्षा नीति 2020 का साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित ध्यान केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट है इनमें से निम्नलिखितेषु कथम मौखिक संप्रेषणम न पोष्यति। छात्राणां परस्पर वार्तालाप, दूरभाषे स्वर्ण भावना आदान प्रदानम, समाचार विज्ञप्ति, छात्रस्य साक्षात्कार है। तो नहीं है न पोष्यति। कथम मौखिक संप्रेषणम न पोष्यति, यही समाचार विज्ञप्ति वाला। तो इनमें से समाचार विज्ञप्ति मौखिक संप्रेषण को बढ़ावा नहीं देगी। मौखिक संप्रेषण का मतलब है आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचना को आदान प्रदान करना, और यह संप्रेषण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत वार्तालाप के द्वारा भी किया जाता है। तो साक्षात्कार वही बात है, आमने सामने कोई बैठे हैं चाहे टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, वो भी एक ही बात होती है। तो इसी कारण से नई में था समाचार वाला, और यही हमारे की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।